Assalamu alaikum and welcome to DNA, Debate, News and Analysis. From a cricket stadium into a hockey stadium. ये आज रात एक वेन्यू चेंज है, क्रिकेट स्टेडियम में नहीं, हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान के साबिक कप्तान और साबिक वजीर आजम क्या कहते हैं ये देखेंगे, क्योंकि इन ग्राउंड्स पे तो वो क्रिकेट खेलते रहे और आज हॉकी ग्राउंड पे क्या बात करते हैं ये आपको वक्त ही बताएगा। बहरहाल FIA की अपनी जो आप कह लो इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने कहा जी आप हमें अकाउंट्स दें क्योंकि हमने आपके अकाउंट्स चेक करने, जो कि हमारे पास एक कंप्लेंट आई है। और आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो सियासतदानों ने बनाया है और सियासतदान ही चलाएंगे, तो फिर खुदा के लिए ये जो हम एस्टैब्लिशमेंट करते हैं या न्यूट्रल करते हैं, इनके पास मत जाएं, खुद सारा फैसले कर लें, सब आपका काम ठीक हो जाएगा। अब बात आती है कि ये जो लेटर है जो हम बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, ये बाय लैंड आ रहा है, बाय सी आ रहा है, बाय एयर आ रहा है, ये किस तरह आ रहा है, इसमें भी बात होती है। लेकिन इंडिपेंडेंस डे 75th एनिवर्सरी भी अराउंड द कॉर्नर, तो बुखारी साहब, जावेद इकबाल साहब हमारे साथ एज ऑलवेज मौजूद हैं। बुखारी साहब आपसे मैं शुरू करता हूं एज ऑलवेज, ये बताइए, एक तो इंडिपेंडेंस इन लाइट ऑफ इट 75 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, यही हो रहा है, और आज रात को जो ये साबिक वजीर आजम है हॉकी स्टेडियम में क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका पीजे, मुझसे शुरू करने पर आप फंसा देते हैं मुझे पहले ही मुश्किल सवालात करके। एनीवे, गुजारिश ये है कि जो 75 साल पाकिस्तान के गुजरे हैं, हमारी चेकर्ड हिस्ट्री है, वो तो आपके सामने है। आधा अरसा जो है वो हम फौजी डिक्टेटरशिप के तहत रहे हैं, आधा अरसा जो है वो सिविलियन ने काम किया है, और इस पूरे अरसे में हमेशा एक ही तकरार होती थी कि जनाब फ़ौजी हुकूमतें जो हैं या मार्शल लॉ जो है उससे परे रहा जाए। लेकिन ये बयानिया अब बदल गया है, अब इसकी बात नहीं हो रही है, अब बात ये हो रही है कि पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है कि नहीं करना है। ये इससे बड़ी बदकिस्मती की बात क्या हो सकती है कि 75 साल के बाद बजाय पोजीशन ऑफ सॉलिडारिटी, पोजीशन ऑफ कंसोलिडेशन से हम बात करें, हम आज डाउटफुल हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में। किसी ने कहा था ये श्रीलंका बनने जा रहा है, किसी ने कहा था ये डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। ये सारे अपनी नारे अपनी जगह थे, लेकिन अभी तक IMF से एक पैसा आपको वसूल नहीं हुआ है, अभी तक आपके दोस्त ममालिक ने एक पैसा आपको दिया नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट 39 रुपये कम हो गया है। इसी तरह से पेट्रोल की कीमतें 2 दफ़ा कम हो चुकी हैं। तो अगर वो सारे पैसे भी आ गए तो यकीनी तौर पर सूरत हाल तो किसी बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन हमारी लीडरशिप जो है वो हमें डरा रही है कि आप श्रीलंका बनेंगे और आप डिफ़ॉल्ट करेंगे। अल्लाह करे कि ये बयानिया हमारा चेंज हो जाए और पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की बुका, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमारे सियासतदान जो है वो नाराबाजी करें। दूसरी तरफ आपने कहा फंडिंग केस के हवाले से जिस खत का जिक्र आपने किया, देखिए ये फंडिंग केस जो है इसका जो भी फैसला आया है, ये तासुर इससे लेना या कायम करना या PTI की लीडरशिप का आवाम को ये बताना कि ये कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, ये इस हद तक तो ठीक है कि अगर PTI अदालत में जाएगी तो उनको रिलीफ मिल जाएगा, जिसका कि रवाज पड़ चुका है। ये हमारे जज साहिबान जो हैं, जो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, उनकी भी शायद मजबूरियाँ हैं, वो मजबूरी के तहत वो फैसले देते हैं जो PTI उनसे लेना चाहती है। पिछले कई महीनों से नहीं बल्कि पूरे पिछले 3-4 साल से जब PTI ने किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है उनको रिलीफ मिला है। और इसकी बदतरीन मिसाल मैं आपको दूं कि लाहौर में जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री थी, जिसमें जब ये पटिशन लेके रात को दीवारें फलांग के वहाँ गए हैं, तो वहाँ पर रजिस्ट्रार साहब इंतज़ार में थे कि पटिशन आए तो हम इसको एक्सेप्ट करें। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि पटिशन का है तो उन्होंने कहा वो अभी तैयार हो रही है। ये हमारी आला अदलिया का हाल है, इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। अब दूसरी तरफ आ जाए, आप जो सानेहा कह लें आप, या जो ट्रेजेडी चल रही है शहबाज गिल साहब के साथ, शहबाज गिल साहब को भी रिलीफ मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती हमारी अदलिया को उन्हें रिलीफ देने के लिए, जिनके खिलाफ जो, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ें जो पाकिस्तान पीनल कोड के या सेक्शन जिसको हम कहते हैं, वो अगर आप पढ़ें तो आप हैरान रह जाएं। उनको ऑलरेडी रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। दूसरे दिन के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मज़ीद रिमांड की ज़रूरत नहीं है, ना अभी टेलीफोन रिकवर हुआ है, ना अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई है। लेकिन अदलिया ने कह दिया कि इसको जुडिशल भेज दिया। ये फ़ैसले जो हैं ये तारीख़ में किस तरह से लिखे जाएंगे, ये इन जज साहिबान को इल्म है, क्योंकि माजी में जब इस तरह के फ़ैसले हुए हैं वो किस तरह से लिखे जा रहे हैं ये उनके सामने है। तो आई होप कि हमारी अदलिया को
उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, उनके बारे में क्या तासुर पैदा हो रहा है, उसका इदराक भी रहे। उसके बाद आप जी सॉरी जी प्लीज 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 प्रोसीड। इफ्तिखार साहब देखें, इन्होंने बात की है, अभी बुखारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि फिर अगर इनको रिलीफ ये मिलना है तो फिर फौज को सारे गालियां देते रहे और उसके बाद रिलीफ लें। यार कहीं तो कोई माइलस्टोन सेट करें ना जनाब। इमरान खान ने कहा मेरा से कोई ताल्लुक नहीं इसके बयान से, उसने भी अलग हो गया। सो द क्वेश्चन इज कि डू वी मेक एन एग्जांपल और वी कंटिन्यू लाइक दिस? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई एग्जांपल हम बनाएंगे। कुछ मोहब्बतें होती हैं, कुछ प्यार होता है, और मोहब्बत और प्यार में लाडलापन होता है। ये तीनों चीज़ें हैं, 2011 से ये चल रही हैं। अभी तो 2022 में आप आए हैं, 11 साल गुजरे हैं, तो काफ़ी उनकी एक फॉलोइंग है उस अदारे के रिटायर्ड लोगों में भी, और जो आम लोग नहीं होते हैं वो बहुत बहुत बड़े रैंक से रिटायर्ड होते हैं, बड़े उनके इन्फ्लुएंस होते हैं, आगे उनके रिश्तेदारियों तलक बड़े गहरे होते हैं। तो मुझे तो कोई बात अजीब सी नहीं लग रही जो बुखारी साहब ने कहा। मैंने तो कल वो तमाम ताज़ियात पाकिस्तान की दफ़ात पढ़ दी थी, वो तो आपके सामने थी। इसमें कुछ भी नहीं होगा। और मैंने आज कहना चाहता हूँ कि इमरान खान को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, उसका बाल भी कोई बीका नहीं कर सकेगा। खा तो ये कितने ऐसे हकीकत पर मबनी चीज़ें हमारे सामने ला कर रख दिए, नहीं, वो एक लाडला है और वो एक दरियाफ्त है, और वो दरियाफ्त पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी थी। इस पर बहुत काम हुआ, इस पर डिस्कशंस हुई, डायलॉग हुआ, इसके लिए टीमें बनाई गई, टीमों ने काम किया, फिर एक सोशल मीडिया के खुसूसी सेल बनाए गए जिन्होंने काम किया, फिर उसको हीरो के तौर पे, फिर क्या जी वो अदालत ने कहा, ईमानदार और सादर और कमीन के तौर पे पेश किया गया। तो ऐसा तो नहीं है ना, ये प्यार और मोहब्बत की बात है, ये लाडलेपन की बात है। हमारे घरों में भी हमारे जो बच्चे शरारतें ज़्यादा करते हैं लेकिन वो लाडले होते हैं, हमें उनसे प्यार और मोहब्बत होता है, तो उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बर्दाश्त करते रहते हैं सारी उम्र जो नॉर्मल हालात में हम बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ये लाडलापन है, ये चलेगा जी। और आप कह रहे हैं कि क्या वो फरमाएंगे उस ग्राउंड में, जिस ग्राउंड को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, हॉकी स्टेडियम में, तो वहाँ पे वो ये फरमाएंगे कि मुझे इलेक्शन दो। और आपको मैंने कल समझाने की कोशिश की, आपने मेरी बात गौर से सुनी नहीं। इलेक्शन के लिए कल एक जो पटिशन होती है ना गूगल शुगल पे, एक पटिशन शुरू भी हो गई है कल अमेरिका में, हो गई है ना। जब मैं आपसे बात कर रहा था उस वक्त मैं ये कह रहा था कि अमेरिकन को एकदम क्या हुआ, ये अगस्त के महीने में उनको PR एक तंजीम ढूंढने की जरूरत क्या पड़ेगी। तो मैं कोशिश तो कर रहा था, लेकिन चूँकि मैं बड़ा नाम नहीं हूँ और मेरे साथ कोई सीगा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा सहाफ़ी है, मैं एक आम सा सहाफ़ी हूँ और आपके चैनल पे आपके साथ बैठता हूँ, तो किसी ने परवाह नहीं की उस बात की। मेरे दोस्त, इस खिते में जो खेल हो रही है, और आज अमेरिका का ये कहना कि हमें अफगानिस्तान से ऐसे नहीं चाहिए था, और सवाद के इलाके में तालिबान का ये कहना कि ना सिर्फ हम मौजूद हैं, हम मौजूद थे और मौजूद रहेंगे, और ये नहीं कि हम सिर्फ सवाद में मौजूद हैं, हम सारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये सारी चीज़ों को एक लाइन में पढ़ना पड़ेगा, और उसमें सबसे बड़ा रोल उस आदमी का है जिसको लोग तालिबान खान कहते हैं। चलें जी, इस पे और बात करेंगे हम, इस पे अपने आखिरी पार्ट में बिल्कुल इस पे बात करेंगे, ये जो TTP का मसला है। लेकिन जावेद, इस वक्त जो मसला है जहां हम फंसे हुए, बल्कि मैं बुखारी साहब अभी थोड़ी देर पहले एक चैनल पे हम बात भी इसी की कर रहे थे, एक तो रूल ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड देन कैरिंग आउट द लॉ, ये हम फंस गए इसके अंदर। बिल्कुल हम फंसे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा निज़ाम है और या जो हमारे अदारे हैं वो अपना काम तो नहीं कर रहे, और जो उन अदारों में लोग बैठे हुए हैं वो अपने काम की बजाय दूसरे के काम में दुरुस्तगी करने की कोशिश कर रहे हैं और उधर मशवरे दे रहे हैं, ना कि अपने सिस्टम को दुरुस्त करें, अपने निज़ाम को बेहतर करें। तमाम अदारे उठा के देख लें, तो जिस जगह अदारों में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चलेंगे, अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम नहीं करेंगे, अपना इन हाउस चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए ये तमाम अदारे क्यों बनते हैं, अवाम की फलाह बहबूद के लिए ना, उसकी तरफ काम करने की बजाय हम एक दूसरे का काम करेंगे, तो फिर मुल्क का यही हाल होगा। फिर हम यही गुफ्तगू करेंगे रोज़ाना
उठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, करके चले जाएंगे। होगा क्या? कुछ नहीं होगा। और आज की जो सियासत हो रही है, आज की सियासत भी वही है। जो कल के लाडले थे वो आज लाडले बनना चाह रहे हैं, जो आज हुकूमत में वो लाडले बनना चाह रहे हैं। मसला तो लाडले बनने का है ना, इख्तिदार में आने का है। अवाम की ताकत से इख्तिदार में नहीं आना चाहते, क्योंकि अवाम की ताकत से आएंगे तो अवाम के लिए कुछ करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ताकत जहां से इनको मिले, किसी लेफ्ट राइट से रास्ता निकालें और अपने इख्तिदार में आ जाएं। यह है वो मसला जिसकी हल तलाश नहीं हो रहा। प्रॉब्लम यह है कि हम सियासत करने की बजाय हम दूसरों के साथ मिलकर सियासत करना चाह रहे हैं और बैकडोर में सारा करना चाहते हैं। अवाम के साथ अवाम के जोर पे सियासत नहीं करना चाह रहे। यही वो मसला है जिसकी वजह से ना पाकिस्तान की सियासत आगे जा रही है, वही अदारों के इर्द गिर्द घूम रही होती है। हम एक दूसरे को न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब कहा जाता है कि आप न्यूट्रल ना रहें, आप हमारी साइड पे आ जाएं। जो अपनी साइड पे रख के बैठे थे वो आज कह रहे हैं, जैसे पीटीआई है वो कह रही है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, जो हुकूमत है वो कहती है आप हमारे साथ खड़े हो जाएं। ये मसला है। और ये वो मसला वो है पिजा, एक बात और, ये वो मसला जो अब अवाम को समझ आ गया है। अवाम इतनी शऊरी तौर पे आगाह हो गई है कि उनको समझ आ गया है कि इस वक्त सियासत हो क्या रही है, ये जलसे जुलूस हो क्यों रहे हैं, क्यों इलेक्शन की डिमांड की जा रही है, क्यों इलेक्शन को डिले किया जा रहा है, क्यों लंदन में मुलाकातें हो रही हैं, या लंदन से क्यों डायरेक्शन आती है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहे। ये अवाम अब हर चीज समझती है। और ये बात जिस दिन आज के हुक्मरानों को और अपोजिशन को समझ आ जाएगी, उस दिन पाकिस्तान सही डायरेक्शन पे चल पड़ेगा। बुखारी साहब 1 मिनट है, जरा मुझे बताइए, जरदारी साहब का ये जो रिमार्क आया है, सियासतदानों ने ही बनाया और सियासतदान ही इसको लेके आगे चलेंगे, बता दे 30 सेकंड्स। देखिए इसके अंदर उनकी नीयत क्या है, ये बयान उन्होंने क्यों दिया है, इसको एक तरफ रखिए, लेकिन ये है तो हकीकत कि पाकिस्तान बनाया तो सियासतदानों ही नहीं था और सियासतदानों को ही इन्हें चलाना चाहिए। मैं इस हद तक ये मानने के लिए तैयार हूँ कि अक्सर जो 3 इंटरवेंशंस हुई हैं उसमें हमारे सियासतदानों का कसूर ये था कि उन्होंने आपस में बैठ के मिलजुल के कोई रास्ता निकालने की बजाय सिल्वर प्लेटर पर रख के फौजी क़यादत को मुल्क दिया, और उसकी वजह से आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं। उसको रूल बना के खान साहब हो या जो भी हो, वो उस वक्त उनकी ख्वाहिश यही है कि फिर इक़्तिदार उन्हें मिले, नो मैटर किस तरह से मिलता है, कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, विच इज़ बैड। वो वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो अब ज़िंदा दोबारा कर ले अगर नवाज शरीफ साहब, तो वो अलग बात है। वो इसी सूरत में हो सकता है कि उनको आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जिसके लिए पस मंज़र के अंदर गुफ्तगू जारी है। जावेद साहब मुझे कान में बता रहे थे कि जनाब बैकडोर डिप्लोमेसी या पॉलिटिकल एक्टिविटी बड़े ज़ोरों पर है और ये रास्ता निकाला जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब आएँ, उनके केसेस वापस हो, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है लाइफ की वो ख़त्म हो, लेजिस्लेशन हो कि इसकी मुद्दत जो है 5 साल के लिए होगी, तब ये रास्ता सियासी निकलेगा। अदरवाइज तो हम जहाँ खड़े हैं वो आपके सामने हैं। क्यों जी इफ्तिखार साहब? मैं तो इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं तो कहना चाहूँगा ये सब बूढ़े हो गए हैं, सब आउटडेटेड हो गए हैं। 68, 69, 70 एज इनकी एज है। ये इन उम्रों में भी आकर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल नहीं कर सके। इनके पास कोई मंसूबा नहीं है गुर्बत के ख़ात्मे का, अच्छी तालीम का, लोगों की अच्छी ज़िंदगी का। ये एक नाकाम, पूरा का पूरा टोला नाकाम सियासतदानों का टोला है। अगर ये जितनी देर तक चिपके रहना चाहते हैं चिपके रहें, ठीक है। मैं तो समझता हूँ कि मैं तो बड़ा मायूस हूँ। आज मेरा मुल्क 75 ईयर्स का होने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि इन 75 साल में मेरा मुल्क आगे नहीं गया। सीधी सी बात है। इफ्तिखार साहब की बात, सॉरी माजरत के साथ, इतनी खूबसूरत बात की है और यही सलूशन है। और इसमें एक लाइन में ऐड कर दूं कि ये लोग जिस सॉफ्टवेयर के साथ चल रहे हैं, बराहे करम अब 2022 आ गया है, अगर ये अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लेंगे तो मेरा ख्याल है मुल्क आगे चल पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। ये सॉफ्टवेयर को कल हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, आज कर लिया तो फिर कल के लिए कुछ नहीं होगा। बात तो इतनी है कि जो अभी इफ्तिखार साहब ने कहा है कि 70-80 के हो गए हैं, 26 साल के लड़के बरतानिया या पूरी दुनिया में देख लो मल्टी बिलियनर्स बन जाते हैं। हमारे मुल्क में क्यों नहीं बनते, इसका जवाब हम और लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद
ये जो एक और हमला हम पे हो रहा है साइलेंटली, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ छोड़ के नहीं गए थे पाकिस्तान, ये टीटीपी, इस पे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। एक और जो बहुत बड़ा खतरा जो मर्जी हुकूमत में आए और अपोजिशन में भी हो, ये खतरा दोनों ने मिलके इसको निपटना है, और वो है टीटीपी। हमने इस प्रोग्राम में कई दफा कहा है, ये कौन है? ये कोई मुल्क है, कोई तंजीम? ये तो एक तंजीम है। और बैंड आउटफिट, आप बैंड आउटफिट के साथ बात भी कर रहे हैं। ये एक मुझे बताएं बुखारी साहब, ये बैंड आउटफिट के साथ बात करते हैं और वो कहते हैं हम यहाँ से गए कभी नहीं थे, और वो पुलिस कहती है हमने सब कुछ अंडर कंट्रोल रखा हुआ है। जनाब किबला, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आप ज़रा खुद मुझे सोच के देख बताइए कि इनके खिलाफ जो दो ऑपरेशन हुए थे, उस रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब, वो उनकी मुखालफत और उसको क्रिटिसाइज़ किसने किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि इनके दफातर यहाँ खोले जाएं, ये किसने कहा था? तीसरा सवाल, ये जुल्म हुआ इनके साथ माजी में, अमेरिका के कहने पर बिक गए पाकिस्तान के लोग, ये किसने कहा था? ये 3-4 सवालों का जवाब मुझे अगर किसी मेरे साथी से मिल जाए या आपसे मिल जाए तो मेरे लिए बात करना बहुत आसान होगा, लेकिन ये मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि इसका जवाब अगर आपके पास है भी तो आप लोग देंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि आप सबको पता है कि ये कौन है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये किस दौर में पेनिट्रेशन शुरू हुई, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि कब ये लोग आके, आज केपीके के वजीर आला साहब हमें बता रहे हैं कि वो तो बहुत जगह पर आके बैठ गए हैं। इसी तरह से सवाल जिसको क्लियर किया गया था वो आज टीटीपी वाले दावा कर रहे हैं कि ये हमारे ज़ेरे असर है। ये किसने होने दिया? किसकी हुकूमत थी केपीके में पिछले 4 साल से? नहीं, 9 साल से। सवाल पूछें तो गले पड़ते हैं लोग, जवाब है किसी के पास नहीं, पता हम सबको है, कहने के लिए हम तैयार नहीं है। इस किस्म की मुनाफिकत का रवैया है मेरा भी, मैं क्या कहूँ, सबका। जर्नलिस्टों से तवक्को ये की जाती है कि वो जुर्रत के साथ बात जो है बबागे दोहल करेंगे, लेकिन जब से अल्लाह के फजल करम से हम ख्याल सहाफ़ी, हम ख्याल एंकरों की इस्तिलाह आई है, तो जर्नलिस्ट बेचारे भी जो हैं वो मजलूमों की तरह से एक कोने में बैठ के अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में सुबह से शाम तक पड़े रहते हैं। ग्रुपों में ये सब कुछ हो रहा है, किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने जवाब नहीं मांगा, बशमूल हमारी आर्म्ड फोर्सेस के। सबसे सवाल है मेरा, हु इज रिस्पॉन्सिबल के ये लोग आके वापस बैठ गए यहाँ? जवाब चाहिए इसका। पीजे पूछे सवाल, आप अपने लेवल पर भी पूछे सवाल। आप बिल्कुल सही आपने कहा, इसका जवाब चाहिए। कौम जवाब मांगती है। कौम ने क्या जवाब मांगना? पहले तो कौम को ये लेटर जो आया उनकी तरफ से, मोहम्मद खरासानी, तर्जमान तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। तहरीक तालिबान पाकिस्तान गिलगित से लेके कराची तक और बोलान से लेके चित्राल तक मसल्ला तश्कीलात रखती है। अभी लफ्ज़ सुनिएगा, मसल्ला तश्कीलात रखती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने कभी भी अपने इलाकों से मुकम्मल इनखला नहीं किया। 2 लफ्ज़, अपने इलाकों से इनखला नहीं किया। तीसरा, अल्हम्दुलिल्लाह मुकामी दीनदार मुसलमान अवाम की मदद और हमदर्दी से इन इलाकों में हमारी अफरादी कुव्वत में इजाफ़ा होता रहता है। ये है उनका बयान जो जारी हुआ है, और हम जो हैं उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनके आगे हाथ जोड़ के बैठे हैं कि भाई हमने आपको पैदा तो किया था खुदा के वास्ते, आप हमारी इज़्ज़त का कुछ ख्याल रख करें, आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, छोड़ दें। वो कहते हैं भाई आप हैं कौन? हम तो यहाँ हैं, और वो तो कहते हैं पूरे मुल्क में हैं। और फिर लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया मसल्ला तश्कीलात, इसको इंग्लिश में तर्जुमा करके देखना, इसका तर्जुमा क्या बनता है। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इस खातिर कि ये बात फिर कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये हमारी मुखालफत करते हैं, वो दीन को ही नहीं मानते। वही नारा आज रात लगेगा जलसे में, बल्कि वो स्लोगन यही है आज उनका जो जलसा कर रहे हैं। जो स्लोगन इस लेटर पैड के ऊपर कोने के अंदर जो स्लोगन लगा हुआ है वही स्लोगन है आज के जलसे का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे लेकिन इफ्तिखार साहब एक और चीज़ देखें ना, आप अमेरिका को गालियां देते हैं, अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर में जे बी आर रॉन्ग और राइट आपके साथ है, तो क्या अब आप
रशिया को लेके आएंगे क्या? अब आप चाइना को इन्वॉल्व करेंगे? ये तो दो बिल्कुल नहीं है, कभी अंदर आएंगे। नहीं, मैं नहीं किसी को इन्वॉल्व करने के, हम ही देखें, मैं तो उस वक्त भी जब ये अफगानिस्तान के अंदर जब रूसी आए और यहाँ पे दौरा पड़ गया लूट मार में हिस्सा लेने का, तो हम उसके नौजवान थे, हमने समझाया था कि ये जो आप काम शुरू करने लगे हो ये कोई बिजली का बटन नहीं है जिसको ऑन एंड ऑफ कर दोगे। जब आप किसी को क्लैशनकोफ चलाना सिखा दोगे, जब हैंड ग्रेनेड फेंकने की तरबियत बता दोगे, जब ये बता दोगे कि टैंक को किस तरह तबाह करना है, जब ये बता दोगे कि फाइटिंग कैसे करनी है, तो आप तरबियत तो दे दोगे, उस तरबियत को आप वापस नहीं ले सकते। और ये पाबंदी नहीं है कि वो तरबियत बेटा अब बाप अपने बेटे को नहीं देगा और वो बेटा अपने बेटे को नहीं देगा। दिस इज द थर्ड जनरेशन ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो वहाँ पे हैं। तो ये कोई बातें नई नहीं हैं, उससे क्या सोचना चाहिए था ना। जिनके खिलाफ जंग लड़ी वो तो चले गए, वो ख़त्म हो गया। ये इकट्ठे नहीं हो सके, ये तालिबान अपनी हुकूमत नहीं फॉर्म कर सके, ये आपस में लड़ते रहे। ये खाना कबा भी इनको लिया है कि अमीरगल वगैरह लगे, ये वहाँ पे ये नहीं इकट्ठे हो सके। तो मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज जो हो रहा है दोबारा से सवात के अंदर आना, और सवात में कौन है, ये वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है। सवात है किसका? सवात अपने वज़ीर आला महमूद खान का भाई शहर जो है तहसील मट्टा के इलाके में ये मौजूद है। अब पता है मैं क्या करूँ, मैं कुछ कहूँगा तो महमूद खान साहब भी मुझसे नाराज़ होंगे, ये भी नाराज़ होंगे। मैं नाराज़गियाँ मूल लेने के लिए रह गया हूँ। तो जिन लोगों को अच्छा पीजे ये जो बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब, ये जो बीज बोया है, अगर आपको याद हो कि अर्लियर ऑन ये छोटे छोटे बच्चे ये AK-47 चला रहे थे, ये वीडियोस आई थी अगर आपको याद हो, और आज वो बच्चे बड़े हो गए। पीजे माजरत के साथ दो तीन बातें कि ये सूबाई मसला नहीं है मेरे नज़दीक, पहली बात। दूसरी बात, सूबाई हुकूमत का मैं नहीं समझता इसका कोई इतना बड़ा ताल्लुक है। ये एक नेशनल इशू है जिसका ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एतराफ़ किया। और दूसरी बात यह है कि ये इशू वो है जिसको रियासत खुद डायरेक्टली हैंडल करती है, ये किसी सूबाई हुकूमत की स्वाबदीद पे नहीं होती। रियासत के उधर टेंटिकल्स मौजूद होते हैं फ्रंटियर कांस्टेबलरी की शक्ल में उधर, जो इन तमाम चीज़ों को डायरेक्शन लेती हैं डायरेक्टली, जिसको हैंडल करती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मसला ये दोबारा क्यों हुआ। मसला ये है पीजे, दो इश्यूज़ हैं कि हमारी कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। हमने 2014 में नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, क्या हुआ उस नेशनल एक्शन प्लान का? पे अमल हुआ? कितना अरसा अमल हुआ? क्या उस पर दोबारा कंसिस्टेंसी के साथ हमने उस पर अमल किया? एक मिनट नहीं हुआ। जब एक मिनट रुकना यहाँ पे देखें, मैं लोगों को जो मैं सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान सिर्फ सिविलियन का नहीं था, सबका था ना, तमाम स्टेक होल्डर थे, तमाम स्टेक होल्डर शामिल थे ना। मैं तो किसी हुकूमत को कह ही नहीं रहा, हुकूमत की बात नहीं मैं कर रहा। तो अगर सिविलियन और आर्म फोर्सेस बैठ के नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं करा सकते और ये लोग ज्यादा ताकतवर हैं, ये तो बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा होगा। नहीं, ये रियासत से ज्यादा ताकतवर नहीं है, ये कुछ स्प्लिंटर्स हैं अभी भी, मैं समझता हूँ। ये अभी इतने उनके कहने से क्या होता है? उन्होंने बयान जारी किया, उनके पास टेलीफोन नंबर भी लिया है, ना इख्तियार है कि वो रियासत के साथ टकराएं। उन्होंने अपना 2013 और 14 नंबर भी दिया, याद है। और जब रियासत चाहेगी उनको कुचल देगी। ये मोस्टली लोग हैं जो तालिबान, जिसको हम तहरीक तालिबान कह रहे हैं, उसके कुछ 15-16 ग्रुप हैं, उनमें से कईयों के साथ आपकी निगोशिएशन होकर सेटलमेंट हुई है। इसकी बात बहुत से लोग ये वो पीजे, इनमें से बहुत से वो लोग हैं जो डकैत हैं, चोरियां, डाके और जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलर्स हैं, नार्कोटिक्स की स्मगलिंग करते हैं। मोस्टली इन लोगों को फीड वो किया जा रहा है। इन लोगों को हैंडल करना, एक सेकंड, अगर कोई ये समझता है कि रियासत इतनी कमजोर हो गई है कि इनको हैंडल नहीं कर सकती, मैं इस चीज से बिल्कुल नहीं मानता। जिस टाइम चाहेंगे उस टाइम हैंडल हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का बयान जो सबसे ऑथेंटिक बयान है, उनको हर चीज का पता है और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि हम पूरी प्लानिंग के साथ उनको एलिमिनेट करने की सलाहियत रखते हैं। तो पीछे क्या बचा? अभी भी ईरान से स्मगल हो रहा है कि नहीं? ये बाकी जो चीजें, अगर आप उस चीज में जाओगे ना, उसमें मैं फिर वो बात करूंगा, वो बात कहनी नहीं चाहिए कि बहुत से मामला ऐसे हैं जिसमें रियासत खुद इन्वॉल्व होती है, उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं।
ये आपका नेशनल तो फिर इंटरेस्ट बात कुछ नहीं, इसमें कोई नेशनल नेशनल इंटरेस्ट है। नहीं, इसमें कोई नेशनल नहीं, इंटरेस्ट आपका नेशनल इंटरेस्ट है ये? नो, कमाल कर रहे हो यार। वो फ्यूल की बात कर रहे थे, जो मैं फ्यूल की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें तो कोई ताल्लुक ही नहीं है नेशनल इंटरेस्ट का। मैं समझता हूँ इन्होंने आपके फौजियों को फिर यरगमाल बनाया। आज भी मैं समझता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान पे ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद हम आते हैं। और ये जो बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान का, तो हमने डिस्कस करना है कि लोगों की जानें इस तरह जा रही हैं जिस तरह तेज पानी बहा के समुद्र में जा रहा है। इस पे और बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। बातें बहुत है करने के लिए, डिबेट बहुत है करने के लिए। 75 साल हो गए डिबेट ही कर रहे हैं और भी इंशाल्लाह करते रहेंगे, अनलेस कि आपके पास एक ऐसी लीडरशिप आ जाए जो आपका आवाम का सोचे। ये जो तीनों बैठे हैं हमारे बहन भाई जो बैठे हैं, हम क्या बात करते हैं? हम यही बात करते हैं, अवाम अवाम अवाम। आज की आप अखबार खोल लें, वो कहते हैं जी एंकर्स लगे हुए डॉलर की बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं। और भाई अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मुझे बताओ ना। अगर हम हुकूमत का एक छुपा हुआ, एक जो मर्जी हुकूमत हो, अगर हम उसको गाइड नहीं करेंगे तो हमारा क्या रोल है? वी आर ओनली ओपिनियन मेकर्स, रेस्ट यू आर द डिसीजन मेकर्स। और अब जो बात आ रही है, जो हम जिसकी करते हैं फ्लड्स की, कि ऑनेस्टली चनाब के अंदर देखो कितना पानी आ गया है, बलूचिस्तान तबाह हो गया है। तो और बुखारी साहब हम बातें कर रहे हैं अभी तक। जनाब गुजारिश ये है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके सामने है, दर्द भी है उसका। एक पाकिस्तानी की हैसियत से जो कुछ भी हमारे सामने मंजरनामा है, इस पर खुश होने वाला तो कोई एलिमेंट अभी तक नहीं है जिसके ऊपर जश्न मनाया जाए। सारी सूरत हाल जो है परेशान कुन है। ये हम जिस TTP का जिक्र कर रहे थे, इसके हवाले से खान साहब ने जो कुछ कहा और जो मैंने अर्ज़ की थी, जो जावेद साहब का ख्याल है, अगर उसको आप ज़ेर गौर लाएँ तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा एक बिल्डअप हो रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और इसको अगर चेक ना किया गया, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत होना है, चाहे वो सूबाई हुकूमतों ने करना है, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये हम अनफॉर्चुनेटली इस सूरत की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, और इदराक नहीं है। हम अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग में इतना आगे चले गए हैं कि जो नेशनल डिज़ास्टर्स जिनका सामना है कौम को, मिसाल के तौर पे बारिशों ने जो तबाहकारी मचाई है, पूरे 61 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं, डैम बह गए हैं, आप ज़रा तसव्वुर करिए, लोहे के पुल बह गए हैं, और हम यहाँ बैठ के तालियाँ बजा रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों का तज़किरा आपने किया, वो जिस यानी दिल खून करके जिस तरीके से वो दुहाई दे रहे हैं, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। ये कब तक जारी रहेगा कि हम बेपनाह पैसा देते रहें वहाँ के हुक्मरानों को और वो ग्रास रूट लेवल पर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ना जाए? तो फिर ये नफ़रतें जो है हुकूमत के ख़िलाफ़, ये नफ़रतें जो है रूलिंग एलीट के ख़िलाफ़, ये बढ़ती रहेंगी। और जूँ जूँ ये नफ़रतें बढ़ेंगी, हमारे मुल्क की तबाही जो है उसका जो ख्वाब देख रहे हैं दुश्मन बैठे हुए, वो उनकी तकमील होती रहेगी। मेरे ख्याल से अब हमारे पास वक्त ज़ाया करने के लिए बिल्कुल एक लम्हा भी नहीं है। इस वक्त तमाम चीज़ों का इदराक करके हमारी पॉलिटिकल एलीट को चाहिए कि वो बजाय एक दूसरे की खूनरेज़ी का सोचने के, एक दूसरे के साथ बैठ के बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से अगर मसले का कोई हल तलाश कर लें। क्या ये ज़रूरी है कि हर मसले ने बैकडोर के ज़रिए हल होना है? बैकडोर को तो कभी बहुत बड़ी लानत समझा जाता था, चोर दरवाज़ा कहते थे उसको बैकडोर को। पहले उसके ज़रिए हम अपने मसाइल हल करेंगे। हम में इतने गट्स नहीं हैं, हम में इतनी क़ुव्वत नहीं है, हम इतने मजबूत नहीं हैं कि आपस में बैठ के अपने मसलों को खुद एड्रेस कर सकें। मेरे ख्याल से यही पैगाम मैं यहाँ से देना चाहता हूँ इस पूरी सूरत हाल के पेश नज़र कि खुदा के वास्ते कंसेंसस की तरफ आइए, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के तौर पर डील कीजिए, इसे दूसरों के हाथों में ना दें। अपनी पगड़ियाँ दूसरे के हाथों से उछलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक साथ बैठें, पार्लियामेंट का फोरम आज भी मौजूद है, आप अगर चाहें तो ये मसाइल वहाँ पर हल हो सकते हैं। अगर आप वैसे इस तबाहकारी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो गॉड ब्लेस पाकिस्तान। इफ्तिखार साहब, आप बड़ी देर से आप ये बात कर रहे हैं, और भाई झीलें बना लो, चले आज फ्लड आ गया, अगले साल इसने फिर आना है। क्या ये वक्त नहीं है कि जरा हम प्रोएक्टिव हो जाए कि भाई झीलें तैयार कर लो यार अगले साल के लिए, और कुछ नहीं? तो ये मैंने पहले कहा है कि ये बुरे लोग हैं, इनके पास सोच नहीं है, इनके पास विजन नहीं है। ये जो झीलें बनाने वाली बात होती है, शहर बसाने वाली बात होती है, शहर कैसा होगा, वो कैसा बसाया जाएगा, उसका गंदा पानी कितना होगा, वो गंदा पानी किधर जाएगा, दुकानें कितनी होंगी, मार्केटें कितनी होंगी, स्कूल कितने होंगे, प्लानिंग्स होती हैं। अब मैंने पिछली दफ़ा भी कहा कि यहाँ से ये सैलाब का रिला आता है,
यहाँ पे लोगों ने ऐसी तामीरात कर रखी हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो तामीरात उन्होंने खुद तो की होती हैं, लेकिन जो मुकामी इंतज़ामिया के जो अफराद होते हैं उनसे रिश्वत लेके काम करके फ़ारिग हो जाते हैं। नुकसान दोनों तरफ हो रहा है और इसका फ़ैसला करना है मुकामी सतह के ऊपर। मैंने अभी तक किसी चीफ मिनिस्टर को किसी विजन के साथ बात करते नहीं देखा। आप पंजाब में बात कर रहे हैं दरिया चनाब की, अभी तक दरिया चनाब में आने वाले सैलाब से जो हमारा इलाका है, जो वज़ीराबाद का एक इलाका है और आगे को पानी गया है, वो उसको नुकसान हुआ है। किसी ने नहीं बताया कि क्यों हो रहा है और उसको आइंदा क्यों नहीं होगा। नंबर एक, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को या मुतल्लिका मिनिस्टर ने कोई ब्रीफिंग डिटेल नहीं दी है नक्शों के साथ कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या उन्होंने किया। ये चीज़ें, अब कराची में सुबह से बारिश हो रही है, फिर वही मसला कराची का आ रहा है। वहाँ भी जो माहिरीन थे, पिछले साल माहिरीन ने तमाम नक्शे ला के सामने हमारे रख दिए कि देखो लोगों, तुमने ये गलतियाँ की हुई हैं, लेकिन वहाँ पे उन गलतियों को अनडू करने के लिए रियासत के पास वक्त नहीं है। वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास सोच ही नहीं है, वो आउट ऑफ वक्त। एकदम मैं पढ़ता हूँ सारे मुल्क में जनाब हम सोलर एनर्जी लगा रहे हैं, सारे मुल्क में। यानी बेवकूफ़ लोगों, दुनिया का कोई भी मुल्क है या पूरा शहर एक बड़ा या जो सोलर एनर्जी पे चलता हो, मुझे नाम बताओ उस मुल्क का और शहर का। मतलब ऐसी सी बातें करेंगे जो उनके मुंह में आता कहते हैं। तो ये मुझे तो अब इस क़यादतों से कोई भी वो नहीं रह गई है होप, फ्रेंकली। ये जो बात कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, इसमें क्या वहाँ पे सूबाई हुकूमत को बचाना चाहता है जावेद बचाए? क्या मटा जहाँ से चीफ मिनिस्टर का तल्लक है, उनको पता नहीं था उनके गांव में क्या हो रहा है? तो मैं समझता हूँ कि ये लोग नहीं है, इनका तल्लक नहीं रहा, इनका आवाम से कोई राब्ता नहीं है, इनका इन देहातों का जो पानी आप दिखा रहे हो मुझे, इन देहातों से इनका राब्ता कोई नहीं है, इनका तल्लक कोई नहीं है। मसाइल का हल इनके पास इसलिए नहीं है कि ये संजीदा है ही नहीं मसाइल के बारे में। जो ब्यूरोक्रेट इनको पट्टी पढ़ा देते हैं, जो अभी जाएंगे हेलीकॉप्टरों में बड़े अच्छे कपड़े पहन के, खूबसूरत सा टेंट लगा हुआ, कुर्सियाँ लगी होंगी, वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर या को फौज का नुमाइंदा एक प्रेजेंटेशन देगा, ऐसा हुआ, ये देखेंगे बगैर सोचे समझे कि इसका हल क्या है। वो इनको हल भी नहीं बताएगा, वो आराम से आगे दोबारा हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, खुदा हाफिज। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। आपने क्यों जावेद, इन्होंने जो बात की है कराची में, आप देखें वो बिल्कुल कोस्ट लाइन के ऊपर, कराची के शहर के अंदर वो टैंकर खड़े हैं वहां जाके एक हॉलिडे रिजॉर्ट बनता है और उसको अभी तक कोई हटा नहीं सका। देख लो पीजे, बदकिस्मती ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है या जो भी रियासती अदारे हैं या हुक्मरान हैं, कोई भी हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतने जंग आलूद हो चुके हैं कि इनको अब अवाम के सामने जाने के लिए सिर्फ तकारीर चाहिए। वो तकारीर करते हैं, अमली तौर पे जो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, करने को कुछ नहीं है। जब पाकिस्तान में नेशनल डिज़ास्टर कोई किसी शक्ल में भी होता है, चाहे जल्जला हो, जैसे मरी में जिस तरह बर्फ़ वाला मामला हुआ, फिर जल्जला आया, फिर उसके बाद अब ये जो फ्लडिंग का इस टाइम चल रहा है और 182 लोग बलोचिस्तान में बेचारे मर गए। मतलब सोचने की बात, फसलें अलहदा, जानवर अलहदा, घर बेचारों के अलहदा, तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन हमारे पास स्वाय हमदर्दी के बयानात के अमली तौर पे हम कुछ नहीं कर रहे। हम इतने जंग आलूद हो गए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इक्तदार की सियासत से निकल ही नहीं पा रहे। हमें जलसे जुलूसों की पड़ी हुई है। हमें एक दूसरे को, जिस तरह खाड़े में पहलवान नहीं लड़ रहे होते, एक दूसरे को नीचा दिखाने की पड़ी हुई है। हमें यह सोच ही नहीं आ रही कि यार हमारे मुल्क के जो इतने लोग बेचारे 182 लोग मर गए, इन लोगों को मुस्तकबिल में अगर दोबारा आएगा फ्लड तो हमने कैसे बचाना है। ये वो सोच है जो इनके दिमागों को, इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि इनके दिमाग, इनका शऊर, इनका विजन सब खत्म हो गया है। पीजे मैंने उन दिनों में हमने झीलों की बात की तो मुझे एक आदमी का मैसेज आया कि इफ्तिखार साहब आप क्या बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं, झीलें बनाना कोई इतना आसान है। तो मैंने उसके साथ मैंने सिंग अड़ा लिया और 1 घंटा मेरी उसकी डिबेट हुई। मैंने कहा मुझे बताओ क्या चीज़ है जो गैर मुमकिन है, जो नामुमकिन है, मुझे बताओ। मैंने कहा कि अगर तुम लोगों को, खरबपतियों को ज़मीनें लेके देते हो कानून के तहत, उस कानून के तहत ही तुम ज़मीनें लेके झीलें क्यों नहीं बना सकते? उसके पास इसका जवाब कोई नहीं था। फिर मैं वही कहूँगा
कि एक कमिश्नर आज कमिश्नर एक जगह का है, परसों वो एक जगह का कमिश्नर नहीं है। उसको वो बेचारा अगर शुरू भी करता है तो अगले दिन उसकी ट्रांसफर है। और बिल्कुल सही कहा। मतलब खान साहब, we've run out of time. बुखारी साहब थैंक यू, खान साहब थैंक यू, एंड जावेद थैंक यू। हम ये अरबपति की बात करते हैं, हमें तो चाहिए पाकिस्तानी पति भी पाकिस्तान के लिए कुछ करे, लेकिन वो करता ही नहीं है कुछ। बात यही खत्म होती है। कल दोबारा आपके सामने 8 बजे आएंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ। और ये जो हम आवाम की बात करते हैं, अगर आपके साथ कोई गरीब है, प्लीज लुक आफ्टर देम टू। खुदा हाफिज।